है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही भारतीय बाजारों पर भी रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम समझेंगे आगे एक्सपर्ट से, और खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, और इस वक्त शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। जब सुबह खुले थे तो हमने देखा था कि थोड़ी कमजोरी थी कुछ इंडाइसेस में, लेकिन इस वक्त सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी है करीब 20 अंक ऊपर। जापान के बाजारों में 141 की तेजी है, और बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट नंबर होगा। और वहां पर महंगाई के जो आंकड़े आए हैं वो भी अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। अगर महंगाई की बात करें टोक्यो में, तो उधर मंथ ऑन मंथ हमने देखा कि महंगाई आंकड़ा 2.6% से गिरकर 1.8% पर आ चुका है, तो उस फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि जापान के बाजारों में भी तेजी है। इसके अलावा चीन के बाजार देखेंगे तो वो भी हरे निशान में है। हांगकांग के बाजार 218 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, तो सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि कमजोरी थी। हालांकि जब अमेरिकी बाजार बंद हुए तो अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए, लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े आए उसके बाद हमने एक शार्प फॉल देखा। डाउ जोन्स में 600 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद बाजार बंद होते होते तीनों ही इंडाइसेस ऊपरी स्तर पे बंद हुए, और डाउ जोन्स में निचले स्तरों से करीब 330 अंकों का सुधार यहां पर देखने को मिला। लेकिन दिक्कत अभी भी है वहां पर, क्योंकि डबल मार पड़ते हुए दिखाई दी है, और फेड अभी तक जो भी निर्णय लेके चल रहा था उसका ज्यादा कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। उसी चिंता में हम देख रहे हैं कि बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। इस बीच जो आंकड़े नतीजे आए वो भी अच्छे नहीं थे, तो उसका भी इम्पैक्ट आया, और बॉन्ड यील्ड्स भी अपने 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बॉन्ड यील्ड्स भी कारोबार कर रहे हैं, तो उसका भी एक असर हमने बाजार पर देखा। कल जो जीडीपी के आंकड़े आए उसके बाद डाउ जोन्स में 600 अंकों की गिरावट थी। जीडीपी में 1.5% की बढ़त देखने को मिली, अनुमान 2.4% का था। वहीं जीडीपी रिपोर्ट में ही पीसीई आंकड़े, ये महंगाई का आंकड़ा होता है जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, एक तरीके से कोर महंगाई का आंकड़ा होता है। अगर उस पर नजर डालें तो पिछले तिमाही में 1.8% थी, इस तिमाही 3.4% की बढ़त यहां पर देखने को मिली, तो महंगाई में भी अच्छी खासी बढ़त थी। इसके अलावा यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आए, वो भी अनुमान से कम ही थे। तो ये जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं, दो तरफा मार जो पड़ रही है। इसके बाद अब एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक इस साल अब केवल एक बार ही ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। तो अभी तो जून से शुरुआत हो चुकी थी, फिर ये हुआ कि 3 बार होगी, अब वो मान के चल रहे हैं कि केवल एक बार ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। और उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़े। कुछ नतीजे भी आए इस बीच। कमजोर गाइडेंस के बाद मेटा के शेयर में 10.5% की गिरावट देखने को मिली। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के कमजोर नतीजों के बाद शेयर 8% टूटा, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद भी कुछ नतीजे आए वहां पर, और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन में हमने उनका असर देखा। अल्फाबेट 11% चढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट 4% की तेजी वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा अल्फाबेट ने $70 बिलियन बायबैक की भी घोषणा की। गूगल की कंपनी है जिसमें की बायबैक की घोषणा की। आज मार्च महीने के पीसीई आंकड़े आएंगे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। फेड काफी क्लोजली वॉच करेगा कि इस महीने महंगाई की चाल कैसी रहती है, और उस पर फिर आगे फेड ऑफिशियल्स के बयान क्या निकल कर आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि अब फेड की पॉलिसी भी होने वाली है तो उस पर भी नजर रहेगी। तो फिलहाल संकेत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं आर्थिक मोर्चे के फ्रंट पर, इस वजह से हम कमजोरी देख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी ही देखने को मिली। सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। फुटसी हल्के हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन वहां पर भी वीकनेस ही थी। बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट को देखेंगे तो जीडीपी आंकड़ों के बाद बॉन्ड यील्ड्स 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं 4.7% पर। डॉलर इंडेक्स स्टेबल है 105 के आसपास, लेकिन हल्की तेजी वहां पर भी थी। सोने में तेजी देखने को मिली, क्योंकि अब ब्याज दरों में जो जल्द कटौती होने की बात हो रही थी, अब वो कहीं ना कहीं और डिले होते हुए दिखाई दे रही है इन नंबर्स के बाद। उसके बाद हमने देखा सोने
तेजी थी और कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में भी थोड़ी बहुत टेंशन बढ़ रही है, लेकिन ये जो नंबर्स है वो काफ़ी कमज़ोर थे। उसके बाद कच्चे तेल में भी 1% की तेज़ी हमने देखी। तो इस वक्त संकेत कुछ ठीक नहीं है। आर्थिक नंबर्स की अगर बात करेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो भी मिल रहे हैं वो नंबर्स ठीक नहीं हैं और इस पर आज भारतीय बाजार भी रिएक्ट कर सकता है। हालांकि फिलहाल रिकवरी तो आई थी वहाँ पर और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार भी संभले हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि इस पर भारतीय बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अर्निंग सीजन चल रहा है, अपने फैक्टर्स हैं, चुनावी माहौल है। ऐसे में भारतीय बाजारों में अहम लेवल्स क्या होंगे ये हम समझेंगे आगे। लेकिन एक बार पहले देख लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों को। कैश मार्केट में एफआईआईज ने कल भी बिकवाली की, 2823 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन उसके सामने अगर घरेलू निवेशकों के आंकड़ों को देखेंगे तो 6168 करोड़ की खरीदारी हुई है। इसमें एफपीओ की तरफ से भी कुछ बड़े ब्लॉक डील्स हुए हैं, बल्क डील्स यहाँ पर देखने को मिले, जिस वजह से भी ये आंकड़ा बड़ा लग रहा है। इंटरनल्स हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो वहाँ पर 272 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 90 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिली। कल एक्सपायरी भी थी अप्रैल सीरीज की, उस वजह से भी आंकड़ा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए। अब ये तमाम आंकड़े आज के लिए क्या इंडिकेट कर रहे हैं और आज से जो नई सीरीज की शुरुआत हुई है, ये शुरुआत कैसी रह सकती है, आज की ओपनिंग कैसी होगी, ये एक बार देख लेते हैं। और हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। ओके, चलिए, अंश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज के जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं बाजार के लिए वो हम आपके सामने एक एक करके रख देते हैं। और आज एफएनओ की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आज के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो वो करीब 22,200 कल की जो क्लोजिंग हुई वो 22,600 के ऊपर 22,500 के ऊपर की हमने क्लोजिंग देखी। तो अब जो सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है मार्केट के लिए वो 22,200 के आसपास का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिस पर की हमारी नज़र रहेगी। हालांकि कल बाजार हमने देखा था कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के भी ऊपर निकलते हुए दिखाई दिया और शानदार क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली और 22,600 के आसपास की क्लोजिंग हमने देखी। और बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी थी, 305 अंकों की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक एक बड़ा हिट था कल के दिन, 10% की गिरावट थी, लेकिन उसके सामने बाकी बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे थे जिसने कि बैंक निफ्टी को ज्यादा गिरने नहीं दिया और दोनों ही इंडाइसेस हमने देखा कि अपने ऊपरी स्तर के पास बंद हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ने की हम कोशिश करेंगे कि बाजार पर उनकी रणनीति क्या बन रही है। लेकिन चलिए उसके पहले हम शरद को जोड़ लेते हैं और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं कि आज कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं, नतीजे आए हैं, एक बार उसका अपडेट ले लेते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, पहले तो नतीजों से शुरुआत कीजिए। कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नतीजे आए? जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले जो है 3 अहम निफ्टी के अर्निंग्स है उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। बजाज फाइनेंस लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने मिली हैं। जो कोर पैट है वहाँ पे 21% का ग्रोथ आया। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। कंपनी की जो एक रिक्वेस्ट भी फॉर्मली उन्होंने पुट किया है आरबीआई को, जहाँ पे वो रिव्यू करने वाले हैं जो नए नए रेस्ट्रिक्शंस डाले गए थे आपके बजाज फाइनेंस में। हालांकि ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्ट्रीट व्यू जो है नेगेटिव ज़रूर है, तो स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर भी आ सकती है, बट नंबर्स लार्जली इन लाइन है। टेक महिंद्रा की बात करें तो अच्छी रिकवरी चल रही है, पार्ट टू रिकवरी स्ट्रॉन्ग है, सिक्वेंशली नंबर्स भी अच्छे आए हैं, से बेहतर आए हैं। लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ डाल दी है, अपनी गाइडेंस की जो बना दी है कि अगले 3 साल में क्या विजन रहेगी ग्रोथ की। तो उसके कारण ऑफकोर्स स्ट्रीट को जो है आप कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव चीज़ भी ले सकते हैं और वो डिस्काउंट हो सकता है दिन के शेयर प्राइस में। इंडसइंड बैंक लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, आपके कह सकते हैं एसेट क्वालिटी में भी स्टेबल है और जो जीएनपीएस है वो भी जो है आप स्टेबल देखने मिल रहे हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव पोर्शन भी है। एक कंटिंजेंट प्रोविज़न 900 करोड़ का जो है वो दाखिला किया गया फोर्थ क्वार्टर में, उसके कारण स्टॉक जो है नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 अहम गाइडेंस भी दिए फ्यूचर के लिए। निम्स का गाइडेंस है 4.2 to 4.3% का, जो आरओए है रिटर्न ऑन एसेट जिसको कहते हैं, उसकी गाइडेंस को लगभग 1.2 to 2.2% का रेंज दिया है।
तो ऑफकोर्स अभी कहेंगे कि लार्जली इनलाइन टू गुड नंबर्स जो है हमें निफ्टी कंपनी से देखने मिल रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग या आउट परफॉर्मेंस आई हैं इन रिपोर्ट्स में। अब हम बात करेंगे स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में, एफएनओ स्टॉक्स में, जहाँ पे एलटीटीएस के मिस हुए एस्टिमेट्स, उनके नतीजे खराब हैं। हालांकि उन्होंने स्ट्रैटेजिक रीऑर्गेनाइजेशन का एक अनाउंसमेंट किया है। अभी कहा जाए तो उनके 5 सेगमेंट्स हैं, अब जो है उनको 3 सेगमेंट में कर दिया जाएगा। एक है मोबिलिटी सेगमेंट, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट, तीसरा है हाईटेक सेगमेंट। तो ऑफकोर्स कोई कंपनीज अपने विजन बता रहे हैं, तो कोई अपने ओवरऑल कह सकते हैं सेगमेंट्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग में, बट एंड टू एंड करेंटली परफॉर्मेंसेज अभी भी वीक ही हैं आईटी कंपनीज के। साइंट की भी बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, सीक्वेंशियली देखें तो नंबर्स वीक हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने मिले हैं, यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ आया, पैट में वो लगभग 50% का ग्रोथ देखने मिला है और एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। आपके स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक लाइन जो 70,000 MTPA पे है और इसका कैपेक्स लगभग 220 करोड़ रुपए का होगा। हाल ही में स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी भी आई थी और इसमें जो है ईवी केमिकल का भी एंगल है, तो इसको भी ज़रूर आप नोट करिएगा। आवास फाइनेंसियर्स अच्छे नतीजे देखने मिले हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं। एनआई और पैट दोनों ही एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर हैं। और अगर अच्छी नंबर्स की बात करें तो सोम डिस्टिलरीज भी फोकस में रहेगा। पिछले 2 से 3 सेशन में यहाँ पे थोड़ी बाइंग ऑलरेडी देखने हमें मिल रही थी। नेट रेवेन्यू लगभग 51% बढ़ा है, ये एक्साइज ड्यूटी को एडजस्ट करके हम बात कर रहे हैं। और मार्जिन्स हालांकि थोड़ी सी फ्लैटिश रही है, 10 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है, बट ओवरऑल नतीजे अनुमान से बेहतर है। और जो वित्त साल 2024 का एक गाइडेंस उन्होंने दिया था रेवेन्यू का, उसको वो एक्सीड कर चुके हैं, मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और जो बियर कैपेसिटी है 60 लाख केस का, अब उसको बढ़ा के कर देंगे 1 करोड़ केसेस 1 साल का। अब ये उड़ीसा के मार्केट के लिए है। तो ऑफकोर्स बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आपको सोम डिस्टिलरीज में देखने मिल रहा है। लेकिन खराब मैं आखिरी स्टॉक में लूँगा, स्मॉल कैप या मिड कैप अब कह सकते हैं, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। यहाँ पे जो है नतीजे कमज़ोर आए हैं, रेवेन्यू 23% गिरा है, नेट प्रॉफिट 46% गिरा है। और इस स्टॉक में हमने देखा था कि ईवी का थीम पे जो है तेज़ी चले जा रही थी बसेस पे, लेकिन अब लगता है कि थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। ठीक है, तो ये हैं ढेर सारे नतीजे जो कि आज फोकस में रहेंगे। आज के ट्रेड में कमज़ोर नतीजे, अच्छे नतीजे भी हमने आपको बताए। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में जो है बिट्स एंड पीसेस में है खबरों वाले शेयर्स, लेकिन एक बड़ा एक्विजिशन है जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ने या कंपनी ने रिलीज़ में कहा है कि 17,000 कार्ड जो है गलती से मैप हो गए गलत यूज़र्स के। साइज़ तो उतना बड़ा है नहीं, क्योंकि उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट सिर्फ 0.1% ही जो है ये 17,000 क्रेडिट कार्ड आते हैं। लेकिन अभी तक बैंक का कहना है कि कोई मिसयूज़ नहीं हुआ है, और अगर हुआ है, अगर कुछ आता है केस, तो वो कस्टमर को कॉम्पनसेट भी करेंगे। अब ये गलत मैपिंग होता है, बेसिकली क्रेडिट कार्ड किसी और का नाम का है और यूज़र कोई और है, तो उसके कारण फ्रॉड भी बढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये कस्टमर और एज एन इन्वेस्टर दोनों ही चीज़ पे इस न्यूज़ फ्लो पे आपको ज़रूर जो है फोकस करना चाहिए। और कल कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमने देखा कि यहाँ पे डिजिटल ग्लिच के लिए आरबीआई की कुछ बैन्स की अनाउंसमेंट हो गई है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा और जो लेगेसी बैंक्स है, यहाँ पे हमें जो है कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर देखने मिल रहे हैं और ये रिपोर्ट भी हो रहे हैं। टाटा स्टील जो है अपनी प्रोसीड करने वाले हैं 1.25 जो कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का इन्वेस्टमेंट फर्नेस से, और अपने जो तालबोट पोर्ट है वहाँ पे 2 ब्लास्ट फर्नेस को वो बंद करेंगे। अनंतराज के नंबर्स तो अच्छे आए थे, लेकिन कल कौन कॉल हुआ था शाम में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है हमने रिसर्च से निकाला कि वो बिल्ड और रेंट करने वाले 300 मेगावाट का डेटा सेंटर अगले 4 साल में। हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैठ रहा है, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस आई है, वहाँ पे लगभग 10,800 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा देखने मिल सकता है। तो अनंतराज को ज़रूर फोकस में रखिएगा। इंटरग्लोब एविएशन ने भी जो है बड़ी ऑर्डर दी है वाइडर बॉडी स्पेस, यानी कि आप कह सकते हैं वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स में आ रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने एक ऑर्डर दिया है 30 एयरबस एयरक्राफ्ट्स का। अब ये वाइड बॉडी इसलिए लिया जाता है ताकि बड़े बड़े इंटरनेशनल आप ट्रिप्स कर पाएँ, और हमने स्ट्रैटेजिकली देखा है इंटरग्लोब एविएशन में कि मैनेजमेंट जो है अब ग्रो करना चाहता है आपके इंटरनेशनली। ऑलरेडी 60% तो मार्केट शेयर इंडिया में इनका है ही है। राइट्स की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए करार किया है, अब ये रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए है। एनएनसी इंडिया में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है कि ये वो कमीशन कर रहे हैं घटमपुर के थर्मल पावर प्लांट में। और आखिर में जो बड़ा एक्विजिशन के बारे में बात कर रहा था कल देर रात, ये आई है संदूर मैंगनीज की। अर्जस स्टील को लेने वाले हैं, ये पूरी तरह से एंटरप्राइज वैल्यू 3,000 करोड़ रुपए का है, और ये स्पेशलिटी स्टील
मैन्युफैक्चरर है। अब अलॉयज़ के तो ऑफकोर्स एक हाई मार्जिन बिजनेस है, स्पेशलिटी सेगमेंट है, और कंपनी का कहना है कि जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है आपके स्टील प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, उसमें ये एक्विजिशन काम में आएगा। ऑलरेडी संदूर मैंगनीज जो है माइनिंग में ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं पूरे इकोसिस्टम पे जो है कंपनी अपनी एक्विजिशंस कर रही है और अपने ग्रोथ पाइपलाइन बना रही है। तो ये 6 स्टॉक्स है जो खबरों वाले शेयर्स पे आज फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो ये हैं आज के खबरों वाले शेयर्स, इस पर नज़र रखिए, और नतीजे भी ढेर सारे थे, आज वहाँ पर भी फोकस रहेगा। चलिए, मार्केट एक्सपर्ट से तो हमारा आज संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो बाजार पर रणनीति हम आगे आपको बताएंगे शो में, लेकिन जो कॉल्स आ रहे हैं, ट्रेडिंग आइडियाज़ हमें मिल रहे हैं, वो आपके सामने एक एक करके रखते हैं। आदित्य अरोड़ा की तरफ से एसबीआई में उनकी कॉल आई है। कल एसबीआई में शानदार तेजी भी थी और रिकॉर्ड लेवल्स के पास क्लोजिंग देखने को मिली। एसबीआई में 5% की तेजी थी और यहाँ पर अभी भी आप खरीदारी करके चलिए 829.40 के 39 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 790 का। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और इस स्टॉक में खरीदारी करके चलिए। सरकारी बैंकों में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एसबीआई अच्छा लग रहा है, इस पर आप नजर रखिए। फ्रिज रिपोर्ट की हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में आज देखते हैं कि जैसे हमने कल देखा कि निफ्टी 50 के 4 कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या मानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, जहाँ पे नंबर्स जो थे वो इनलाइन थे हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से। और इसी के ऊपर अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने अभी ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 8,500 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पर रेगुलेटरी एक्शन की वजह से हमने जो देखा था फॉल, वो मतलब जो रेगुलेटरी एक्शन की वजह से था, बट आगे जाके आरओए में कहीं पर स्टेबिलाइजेशन उनको नज़र आ रहा है और आगे जाके ग्रोथ जो है वो भी ज़्यादा रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और इसीलिए एक बुलिश व्यू आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैक्वेरी की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 8,100 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका ऐसे मानना है कि कहीं पे अर्निंग जो है वो नॉर्मल रेंज के टूवर्ड्स आ रहे हैं। और आखिर में अगर यूबीएस बात करें तो उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 6,800 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे कंपनी के लिए FY25 ईयर जो रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो एक कॉन्ट्रा व्यू हमें बजाज फाइनेंस के ऊपर देखने को मिल रहा है ब्रोकरेजेस की तरफ से। अगली बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, जहाँ पे फिर से नंबर जो थे वो इनलाइन थे, बट अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 1,900 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि इस क्वार्टर में स्लिपेजेस कहीं पे लो थे, जो कि एक अच्छी बात है बैंक के लिए। और इसी के साथ साथ इंडसइंड जो है वो उन्होंने अपने टॉप पिक्स में रखा है। अगली बात करते हैं IIFL सिक्योरिटीज़ की, जिन्होंने बाय रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1,680 रुपीज़ का गया है, क्योंकि उन्होंने कहीं पे लोन ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स है उसमें कट दिया है और उसके साथ साथ पीबी का जो एस्टिमेट था वो 1.8 टाइम्स से उन्होंने 1.6 टाइम्स पे कट किया है और इसीलिए ये जो टारगेट प्राइस कट है वो हमें देखने को मिल रहा है। और अगली बात करते हैं जेपी मॉर्गन की, जहाँ पे इंडसइंड बैंक पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1,450 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे अभी भी वो वेट करेंगे क्लियर क्वार्टर आने का बैंक की तरफ से। अगली बात करते हैं महिंद्रा की, जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1,100 रुपीज़ का दिया है। तो जैसे हमें पता है कि टेक महिंद्रा ने FY27 का एक विजन दिया था और इसी के ऊपर जो जेपी मॉर्गन का मानना है कि कहीं पे जो कमेंट्री थी वो काफ़ी अच्छी थी और एक थोड़े नैरेटिव जो है वो थोड़ा बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है जेपी मॉर्गन की तरफ से। बट अगर हम जेफरीज की बात करें तो उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस कट करके 1,065 रुपीज़ का किया है। और अगर हम यूबीएस की भी बात करें तो उन्होंने भी मेंटेन किया है सेल रेटिंग और टारगेट प्राइस है वो भी कट करके 1,150 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे प्लान तो अच्छा है बट आगे जाके फिर भी वो एग्जीक्यूशन तक वेट करना चाहते हैं। और आखिर में बात करते हैं नेस्ले की, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2,550 रुपीज़ का किया है, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हमें देखने को मिला था नेस्ले में और आगे जाके जो टाइप किया है डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ, इसकी वजह से एक अच्छा ग्रोथ हमें बिजनेस में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी 50 के कंपनीज पे ये है ब्रोकरेजेस का व्यू, थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू और थोड़ा एक अलग व्यू हमें हर एक ब्रोकरेजेस के तरफ से देखने को मिला, बट हमारी नज़र इन कंपनीज पे ज़रूर बनी रहेगी। बिल्कुल, तो ब्रोकरेज हाउस के रडार पर ये सारे स्टॉक्स हैं, काफ़ी मिलीजुली रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, इस पर आज फोकस रहेगा और आगे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं। सचिन जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें और शुरुआत सोने चांदी से करिए।
या गुड मॉर्निंग पूजा। सुबह अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो लोअर लेवल से एक पुल बैक मूव यहाँ पे वापस कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं यहाँ पे गोल्ड में जो है वो बाइंग रिकमेंडेशन सजेस्ट करूंगा। बाइंग लेवल रहेगा करीब 71,250 अराउंड। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 71,100 का। अपसाइड पोटेंशियल मुझे 71,500 तक के लिए लग रहा है। वहीं सिल्वर में भी अगर देखें यहाँ पर भी एक बाइंग के लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। 82,000 काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है। वन कैन लुक फॉर दी बाय अराउंड दैट लेवल ऑल्सो। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो है वो करीब 81,300 के आसपास रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर भी 83,500 टू 700 तक के लिए नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ बेस मेटल्स की। तो बेस मेटल्स में यहाँ पर मेरा पैरा कॉल जो है वो जिंक में रहेगा। जिंक नियर अराउंड 252 के आसपास से बाई किया जा सकता है। मे कॉन्ट्रैक्ट अपसाइड में जो टारगेट है वो करीब 255 तक के लिए एक्सपेक्टेड है। वाइल ऑन द डाउन साइड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 250.50 का लेना रहेगा। ठीक है, तो ये है सारा जिंक पर और गोल्ड पर आपको दे दी गई है। समय की थोड़ी कमी है सचिन जी, लेकिन थैंक यू सो मच आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। जाते जाते कच्चे तेल पर भी आपको राय दिलवा देते हैं। बिकवाली करने की सलाह है 6,850 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 7,020 का। यह है सलाह आज के लिए क्रूड पर। चलिए फिलहाल इस शो में इतना।